बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियर कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चैप्टर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ था कि लाइफ जो है हमारे पास उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है जिसको हमने बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया था। ठीक है, उसको वन बाय वन हमने ग्रुपिंग कैसे की उसकी। अब हमारे पास एक लाइफ मौजूद थी, बेसिकली उसको हम कह रहे थे कि वो बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, दैट आर वायरसेस। अब बेटा वायरसेस जो हैं हमारे पास, उनका जनरल सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उनकी हिस्ट्री देखी थी हमने। ठीक है, वो बायो की ब्रांच देखी थी जिसके अंदर जो है वो वायरसेस को स्टडी किया जा रहा है, और उसमें एग्जांपल्स के तौर पे भी हमने एक दो वायरसेस को डिस्कस किया था। बेटा बात मेरी आपसे हुई थी कि वायरसेस जो हैं ये हमारे पास किसी भी किंगडम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि उनके अंदर सेल नहीं होता, तो इनको हम कहते हैं दीज आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन फिर लाइफ उनको किस वजह से कह रहे थे ये मैंने आपको रीज़न बता दी थी कि ये रिप्रोडक्शन जो है ये कर सकते हैं, यानी दीज कैन रिप्रोड्यूस। इस बेस पे हमने इनको कहा था कि ये लिविंग थिंग्स वाला एट्रीब्यूट रखते हैं। इसी बेस पे हमने इनको बॉर्डर लाइन पे रखा था कि इनके कैरेक्टर नॉन लिविंग थिंग्स से भी मिलते हैं और लिविंग थिंग्स से भी मिलते हैं। ठीक है, सो बेटा टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे कि वायरसेस को उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अब बेटा स्ट्रक्चर को देखने के लिए ऑब्वियसली वायरसेस को पहले सिस्टम से या किसी भी लिविंग थिंग से आइसोलेट करना ज़रूरी था, क्रिस्टलाइज करना ज़रूरी था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट साइंटिस्ट देखे थे जिनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी इनके ऊपर कि सबसे पहले इनको डिस्कवर किया, देन आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, और देन जो है वो उनके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने डिटेल्स बताई। सो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, अपनी बुक के ऊपर आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिख लें। आपके पास ये 8 से 10 के करीब पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, और इसको पॉइंट्स बना के ही आपने लिखना है बेटा, इसमें आप हेडिंग्स नहीं बनाएंगे। ये हेडिंग्स यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं, तो आपने सिंपली इसके पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, यानी पॉइंट 1 पे जो है वो आप बताएंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट 2 आप इसका बताएंगे कि इनका इतना साइज़ होता है, मतलब साइज़ की अलग से हेडिंग नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि हेडिंग्स बेटा उस वक्त हम बना रहे होते हैं ना जब हमारे पास नीचे कोई अच्छा खासा डाटा मौजूद होता है उस हेडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। सो 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ से आने वाला है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो वो सारे कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे मेंशन करने होंगे। सो बेटा वायरसेस आर द एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आप इनको नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज़ बैक्टीरिया के मुकाबले में भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटी मखलूक कंसिडर होती थी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। ये बात भी आपसे मेरी हुई थी। अब बेटा वो कहते हैं कि इनके साइज़ के हवाले से फिर आपको अंदाज़ा बताएं कि ये कितने स्मॉल हैं, कितना स्मॉल साइज़ होता है। तो कहते हैं दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम 250 नैनोमीटर, जो कि किसका होता है, पॉक्स वायरसेस का होता है, टू द 20 नैनोमीटर ऑफ पार्वो वायरसेस। ठीक है, अब बेटा पॉक्स वायरसेस और पार्वो वायरसेस के 2 ग्रुप्स हैं। अब इनकी ग्रुपिंग जो है वो हम किस बेस पे करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये उनकी क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, ये किसी न किसी डिजीज़ के कॉरस्पॉन्डिंगली या उनके स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंगली हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सो बेटा वो आपको एक रेंज बता रहा है कि 250 नैनोमीटर तक जो है ये इनका साइज़ हो सकता है और 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारे पास साइज़ के हवाले से हम बात करें तो जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा, उसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट सबसे बड़े वायरस के इक्वल है। यानी सबसे बड़ा वायरस जो है सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर है, तो बाकी तो फिर वायरसेस बहुत छोटे हैं। ठीक है, और वो जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है उसका साइज़ कितना है बेटा, वो भी 250 नैनोमीटर है, जो कि हमारे पास यहाँ पे किसका साइज़ है, पॉक्स वायरस का साइज़ है। तो वी कैन से दैट कि पॉक्स वायरस जो है ये इक्वल होता है साइज़ में माइकोप्लाज्मा के। अब बेटा नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है कि फिर ये बैक्टीरिया से अगर छोटे हैं, यानी 1000 टाइम्स छोटे हैं बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया तो फ़िल्टर हो सकते हैं, वो तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ठहर जाते हैं। उनके लिए तो हमने फ़िल्टर पेपर डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हम उस मीडियम को जो है सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हैं और उसको हम गुजारते हैं अगर फ़िल्टर पेपर से, तो बेटा वो तो बैक्टीरिया स्टे कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर के ऊपर। तो इज़ इट पॉसिबल कि वायरसेस जो हैं इनको फ़िल्टर किया जा सके। ठीक है, सो कह रहे हैं कि दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, सो दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर।
ठीक है, यानी कि इनको नहीं कर सकते हम, फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। सो वायरसेस जो हैं इनको हम कह सकते हैं कि फिल्टरेबल नहीं होते इतनी आसानी से, जो बैक्टीरिया का फिल्टर होता है वो इसके लिए यूज़ नहीं हो सकता। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, सबसे बड़ा कैरेक्टर है इनका। अब बेटा आर्टिफिशियल मीडिया से क्या मुराद है? आर्टिफिशियल मीडिया आप लैब समझ सकते हैं, ठीक है। लैब में हम बैक्टीरिया को तो तैयार कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कल्चर करवा सकते हैं हम पेट्री डिश के अंदर, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था, लैब में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहा था, ठीक है, जिस वक्त उसने पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर की थी। तो बेटा वही बात यहाँ पे वो कर रहा है कि आर्टिफिशियल मीडिया में आप वायरसेस को ग्रो नहीं करवा सकते। इसका मतलब है कि ये डिफरेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 3 डिफरेंसेस हम बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में अभी से देख चुके हैं। चैप्टर 6 में आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। एक तो बेटा वो उनका अपना किंगडम है, जो बैक्टीरिया हैं, किंगडम मोनेरा, सेल मौजूद है उनके अंदर। दूसरी साइड पे जो वायरसेस हैं ये ए सेलुलर हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इनका जो साइज़ होता है बैक्टीरिया का, ये इतना साइज़ होता है इनका, रखते हैं कि ये फिल्टरेबल हैं। और ये जो दूसरे हैं बेटा, जो वायरसेस हैं, इनको जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो फिल्टर पेपर यूज़ होता है उसको हम नहीं कर सकते। थर्ड जो इनका कैरेक्टर होता है कि बैक्टीरिया को हम बेटा आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करवा सकते हैं। लैब कंडीशंस की बात कर रहे हैं, लैब में हम बैक्टीरिया बना सकते हैं, हम वायरस नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आएगा बेटा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है नेसेसरी, इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल, ऐसे पैरासाइट्स जिनके लिए सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास वायरस है, उसको अगर रेप्लिकेट करना है, अगर उसने 1 से 2 में डिवाइड होना है, तो उसके अंदर क्या कमी है बेटा? उसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। मेटाबॉलिक मशीनरी क्या है? राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये डायरेक्टली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे नहीं पड़े होते। आपको पता है राइबोसोम जो है ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो ये सेल के अंदर मौजूद है। इट मीन्स कि वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, मेटाबॉलिक मशीनरी तक काबू करने के लिए, ठीक है, उस पर काबू करने के लिए उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। सो इट मीन्स के ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके लिए होस्ट ज़रूरी होता है, सेल ज़रूरी होता है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल और प्लांट सेल और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो सेल किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि बेटा बायो की 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं, उनमें हर एक ब्रांच के अंदर वायरोलॉजी लाजमी होगी क्योंकि एनिमल्स के साथ भी ये इंटरेक्शन में आते हैं, प्लांट्स के साथ भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज फंजाई के साथ भी ये इंटरेक्शन में आते हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन शो करते हैं हर तरह की लाइफ के साथ कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, ठीक है। सो बेटा दे रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं या आरएनए की कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है। रेप्लिका से निकला है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कॉपी होती है, ठीक है। तो बेटा किसी भी सेल के अंदर जाता है ये, तो इसका डीएनए या आरएनए ना सिर्फ बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं बल्कि राइबोसोम्स पे काबू करके अपनी प्रोटीन भी बना सकता है, ठीक है। सो दस वायरसेस आर रेफर टू एज द ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। तो ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी जाती है कि क्या मतलब है इस चीज़ का। अब बेटा नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर है प्रीवियस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर रहा है कि लैक देयर मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी आपको मैंने कहा था कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, राइबोसोम्स, जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर प्रोटीन सेंसिस, ठीक है। वायरसेस के अंदर ये चीज़ नहीं होती। दैट्स वाई दे डिपेंड ऑन होस्ट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस, ठीक है। वाइटल फंक्शंस क्या हैं? सबसे बड़ा फंक्शन इनका यही है ना, या सबसे बड़ी चीज़ इनकी यही है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकें। एम इनका ये होना चाहिए ताकि इनका नंबर बढ़े। तो ये बेटा नहीं कर सकते खुद से जब तक ये होस्ट के पास नहीं होंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक मशीनरी के ना होने की वजह से ये क्या करते हैं? ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है हमारे पास बेटा, ये बात भी आपसे पहले डिस्कस हो चुकी है कि ऑल आर पैथोजेनिक, ऑल आर डिजीज़ कॉजिंग, ठीक है। अब बेटा पैरासाइट सिंपल वर्ड होगा और पैथोजेनिक में फ़र्क होगा, ठीक है। पैरासाइट के अंदर ही कैटेगरी मौजूद होती है पैथोजेनिक। सारे के सारे पैरासाइट्स पैथोजेनिक नहीं होते, मतलब सारे के सारे पैरासाइट्स जो हैं ये डिजीज़ कॉजिंग नहीं होती। जिस तरह से हम लाइस की बात करते हैं, ठीक है, लाइस हमारे पास ऐसा पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है, जो जिसकी वजह से बेटा कोई डिजीज़ नहीं होती है हमें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पैथोजेनिक हैं, जैसे मॉस्कीटोज़ भी आते हैं ना, तो वो भी बेटा जनरली पैरासाइट्स में आते हैं, नॉन इन्फेस्टेशन में आते हैं, वो भी सारे के सारे डिजीज़ कॉजिंग नहीं है।
जब हम मलेरिया की भी बात करते हैं तो उसका काज जो है वो एग्जैक्ट डायरेक्ट काज मॉस्किटो तो नहीं है ना, ठीक है, वो तो एक वेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। सो बेटा वायरसेस जो हैं हमारे पास ये पैथोजेनिक हैं, मतलब कि ये डिजीज़ कॉजिंग है। तो पैरासाइट्स फिर दो तरह के होते हैं, एक नॉन पैथोजेनिक होते हैं, एक पैथोजेनिक होते हैं। तो वायरस ऐसा आपके पास पैरासाइट है जो कि पैथोजेनिक है, मतलब इट इज़ ऑलवेज डिजीज़ कॉजिंग, चाहे किसी भी लाइफ के अंदर ये काम कर रहा होगा, ठीक है। अब बेटा दीज आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, चौथा डिफरेंस बैक्टीरिया के साथ जो इनका आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। आपको पता है ना कि बैक्टीरिया जो हैं ये एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक के नाम से जाहिर हो रहा है अगेंस्ट लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक लाइफ के ख़िलाफ़ होती हैं ये, ठीक है। लेकिन बेटा वायरसेस जो हैं, वायरसेस के ऊपर जैसे ही कोई एंटीबायोटिक जाती है तो ये क्या करते हैं, ये डेड चीज़ के तौर पे बिहेव करते हैं। तो बेटा डेड चीज़ को कैसे मारा जा सकता है जो ऑलरेडी डेड के तौर पे बिहेव कर रही है। सो वायरसेस जो है हमारे पास दीज आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, किसी भी तरह की एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के लिए तैयार की गई है ये उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करते हैं, रखते हैं, इन पे कोई असर नहीं होता एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फेमस एंटीबायोटिक्स हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसका जिक्र किया है। इसके अलावा किसी भी और को भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे और कोई और भी होंगी तो नहीं करेंगे, सच एज पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह हैं, जितनी भी बहुत सारी जो हमारे पास बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती हैं, वायरसेस जो हैं उस पर कोई असर नहीं होगा इन एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अब वायरसेस के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं कि कैसा होता है। एक टिपिकल वायरस जो होता है ना जनरली वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। अब ये हर वायरस के अंदर बेटा ये तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, कोई ऐसे भी वायरसेस होंगे जिनमें 2 चीज़ें होंगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें, यानी 2 चीज़ें उनके अंदर मस्ट हैं कि तभी वो वायरॉन कहलाएगा, ठीक है। कौन कौन सी बेटा, एक है हमारे पास जीनोम ज़रूरी है, उसका जीनोम जो है ये इसमें इसके कोर के तौर पे एक्ट करेगा, मतलब कि सेंटर में मौजूद होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, कैप्सिड होगी, ठीक है, यानी कि इनका कोट होगा। थर्ड चीज़ जो है ये कोट के ऊपर एक और चीज़ होगी जिसको हम एनवेलप कहेंगे। अब ये हमारे पास एनवेलप जो है ये सारे के सारे वायरसेस का कैरेक्टर नहीं है। इट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप भी हम वायरसेस को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है उसकी उसमें आ जाएंगे, क्लासीफाई कर सकते हैं कौन कौन सी एनवेलप्ड वायरसेस एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है। अब वो कह रहा है बेटा ये वायरॉन क्या होता है, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ नोन एज वायरॉन। कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल, कंप्लीट किसको कह रहा है, कंप्लीट कह रहा है जिसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हों, हर हाल में होनी चाहिए, तीसरी चीज़ भी हो तो ठीक है, ना भी हो तो ठीक है। तो एक कंप्लीट मैच्योर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होगा उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी होंगी, यानी जीनोम भी ज़रूरी होगा उसमें और कैप्सिड भी ज़रूरी होगा। तो ऐसा वायरस जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं या इवन तीनों चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वायरॉन कहेंगे। एक हमारे पास कैटेगरी होती है वायराइड। वायराइड बेटा कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है। अब उसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग होती है, एनवेलप को तो आप निकाल दें ना, 2 चीज़ों की बात करें, एनवेलप तो एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है। तो वायरॉन जो है ये कंप्लीट वायरस होता है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। वायराइड क्या होता है, वायराइड बेटा आपके पास ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ, गौर से सुनिएगा, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, यानी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा बेटा, वायराइड कहलाएगा, ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको हम प्रियॉन्स बोलते हैं। प्रियॉन्स में एक चीज़ मौजूद होगी दैट इज़ कैप्सिड, यानी सिर्फ़ और सिर्फ कोट मौजूद होगा उसके अंदर, जीनोम मौजूद नहीं होगा। अब बेटा जीनोम की हम बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो आपको पता है कि जो वायरॉन्स होते हैं इनका जो कोर मटेरियल होता है, यानी इनके सेंटर में जो चीज़ मौजूद होती है ये या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक है, ये इनका जीनोम कहलाता है। अब बेटा या फिर डीएनए या आरएनए वाली बात मैंने आपको बताई थी कि इसको आपने क्रिस्टल क्लियर अपना कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि दोनों चीज़ें एट ए टाइम कभी भी वायरस के जीनोम में नहीं हो सकती। एक वायरस एक टाइम पे या तो अपने अंदर डीएनए रखेगा या फिर आरएनए रखेगा। इसका मतलब है 2 तरह की क्लासिफिकेशन हमने वायरसेस की पढ़ ली है, एक तो है एनवेलप्ड वायरसेस और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, दूसरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है डीएनए एंड आरएनए वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा सेकंड कंपोनेंट कैप्सिड। कैप्सिड बेटे आपके पास बेसिकली एक प्रोटीन होती है, इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड द कैप्सिड, यानी कि कैप्सिड हमारे पास एक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है,
ठीक है, जो क्या करती है, जो कि कोड बनाती है, जो कि कवर करती है किस चीज़ को, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, अब बेटा कवर करती हैं किसी भी चीज़ को, हम उसको डेफिनेट शेप देना चाह रहे होते हैं। सो बेसिकली कैप्सिड जो है आपके पास किसी भी वायरॉन को वो शेप देने के लिए उसके ऊपर मौजूद होता है। बेटा चीज़ ये आ जाती है कि बने हुए किस चीज़ के हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन्स के सब यूनिट्स के बने हुए हैं। प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स के सब यूनिट्स से बनी हुई होगी। तो वो बेटा जो सब यूनिट्स होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स जब जुड़ जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो सब यूनिट्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स। ठीक है, और डिफरेंट कैप्सोमेयर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कैप्सिड बना देते हैं। अब वो कहता है कि क्या ये जो हमारे पास कैप्सिड होता है, कैप्सिड तो प्रोटीन एक ही है ना। ठीक है, तो कहता है क्या सारे के सारे वायरसेस का कैप्सिड जो है वो सेम होता है। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन वही होती है, लेकिन अंदर यूनिट्स का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल कोई 50 सब यूनिट्स की बनी हुई होगी कैप्सिड, तो यानी 50 कैप्सोमेयर्स होंगे, किसी के अंदर 150 होंगे, किसी के अंदर 152 होंगे, किसी के अंदर 162 होंगे। तो कहते हैं इस बेस पर डिफरेंस मौजूद होगा कैप्सिड के अंदर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम पर्टिकुलर वायरस की बात करें तो आप एग्जांपल देखें ज़रा यहाँ पर, कि एक वायरस है हमारे पास हर्पीस वायरस। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स कॉज करता है ये। इसके जो कैप्सिड होता है ना, इसमें 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और ग्रुप होता है वायरसेस का, जिनको हम एडिनो वायरसेस बोलते हैं। ठीक है, एडिनो वायरसेस जो हैं ये कॉमन, जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ वगैरह जो है, ठीक है, इसके लिए जो वायरसेस होते हैं, तो उनके अंदर जो कैप्सिड होता है ना, वो 252 कैप्सोमेयर्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, सो बेटा ये एमसीक्यूज़ के लिए भी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, और वैसे जनरली भी अपना कॉन्सेप्ट आपने बनाना है कि जो हमारे पास कैप्सिड होता है वो सारे के सारे वायरसेस का सेम होता है, यानी इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, लेकिन हाँ अंदर अंदर सब यूनिट्स का फ़र्क होगा, जिसकी बेस पे डिफरेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर थर्ड, जो कि हम कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है, यानी सारे के सारे वायरसेस जो हैं, या किसी भी वायरस को वायरॉन कहने के लिए ये कंडीशन मस्ट नहीं है कि उसका एनवेलप होगा या नहीं होगा। अब एनवेलप क्या चीज़ है बेटा, हम किसी भी चीज़ को जब कवर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट है, गिफ्ट की पैकिंग करते हैं हम ताकि उसकी स्पेसिफिक शेप आ जाए। उसके बाद पैकिंग के ऊपर एक और एनवेलप हम डालते हैं कि टू प्रोवाइड फर्दर प्रोटेक्शन। तो एनवेलप को भी आप ऐसे लें कि इसका ऐसे ही काम होता है। ठीक है, इन सम एनिमल वायरसेस न्यूक्लियो कैप्सिड जो है हमारे पास, अब न्यूक्लियो कैप्सिड किसको कह रहे हैं, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड मीन प्रोटीन। इसका मतलब है कि दो कंपोनेंट्स के ऊपर एक एडिशनल कवर होता है, एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोटीन्स का बना हुआ होता है मोस्टली। आगे आपको डिटेल पता चलेगी कि एग्जैक्ट कंपोजिशन कैसे होती है और कैसे वायरस जो है अपने ऊपर एनवेलप बना लेते हैं। तो ये एक एडिशनल आपके पास पैकिंग होती है, या आप कह लें कि कवर होता है इनके ऊपर, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू वायरसेस। तो जो बेटा एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ना, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ फिर जो कि हम वायरसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या किसी भी तरीके से जहाँ से उनका डिके हो सकता है, जो एक एडिशनल कवर मौजूद होगा, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं इनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। नेकेड वायरसेस के मतलब सामने सामने उनके स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, उनका न्यूक्लियो कैप्सिड सामने सामने है। नेक्स्ट बेटा चीज़ हमारे पास आ जाती है कि वायरसेस की शेप्स क्या हो सकती हैं। वायरसेस हमारे पास बेटा वैरायटी ऑफ शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीहेड्रॉन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे डिफरेंट साइड्स होती हैं उसकी, 3D स्ट्रक्चर जैसे आप लें, स्पाइरल शेप होते हैं, हेलिकल, कॉमा शेप की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी कॉम्प्लेक्स शेप्स भी हो सकती हैं, जिस तरह से वो बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे ना। बैक्टीरियोफेज कौन से वायरसेस थे बेटा, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो उनकी सिमेट्री जो है वो थोड़ा और तरह की है। ठीक है, क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री की जब हम बात कर रहे थे, इसके अलावा आइकोजाइडल सिमेट्री होती है। इसकी आइकोजाइडल सिमेट्री बेटे 20 फेसेस बनते हैं, ये एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आपको बैक्टीरियोफेज जो है वो उसकी एनिमेशन दिखाई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बेटा सिंपली जो है यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वायरस जो है हमारे पास ये वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा हेड एंड टेल वाली बात भी कि यानी शेप के हिसाब से आगे जो है उसके रीजन्स बने हुए होते हैं, तो हेड और टेल हो सकती है। ये पॉइंट भी आपको बैक्टीरियोफेजेस के अंदर जो है ये बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट फ़िलहाल आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसको स्किप करके आगे चलना है बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा येलो बॉक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की साइड पे अब आप देखेंगे बिल्कुल एंड पे, तो येलो बॉक्स मौजूद होगा, जिसमें बेटा वो आपको एक कैटेगरी बताएगा, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो हैं ये इंतहाई ज़्यादा इनकी कंट्रोवर्शियल नेचर है। ठीक है, यानी इसके ऊपर बहस हो रही है लोगों की कि ये क्या चीज़ है।
आप खुद अभी इसके बारे में देखेंगे तो थोड़ा सा सोचिएगा कि ये थोड़ा सा अजीब सी चीज़ लगती है कि ये फिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। प्रियॉन्स वो कहता है कि ये इनकम्प्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल है। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, वायरॉन के बारे में, जो कि कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल था, उसमें दोनों चीज़ें थीं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गए प्रियॉन्स। ये कहते हैं इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो क्या चीज़ नहीं है, कहता है इनके अंदर जीनोम नहीं है, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है, सिर्फ़ और सिर्फ कोट मौजूद है, यानी कि कैप्सिड मौजूद है इनका, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। अब बेटा कंट्रोवर्शियल तो है ना चीज़ कि प्रोटीन जो है अगर, तो ये फिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। नॉर्मली तो वायरसेस जब सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन जो है ये इन्फेक्शन कॉज कर देगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनका कितना कोई नंबर होगा। जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बेटा इनकी फिर आगे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, ये नंबर कैसे बढ़ रहा है इनका, ठीक है, जब इनके अंदर डीएनए नहीं होता, जीनोम नहीं है। तो एक्चुअली इस वजह से हम इनको कहते हैं कि क्या है, कंट्रोवर्शियल नेचर है थोड़ा सा इनकी। अब बेटा वो कह रहा है कि आप थोड़ा सा जो है इसमें ये बता दें हमें कि प्रियॉन्स जो हैं ये किस तरह के डिजीज़ जो हैं वो काज करते हैं। सो बेटा इट विल कॉज मैड काउ इन्फेक्शन, ठीक है, मिस्ट्रियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, यानी काउ के अंदर और ह्यूमंस के अंदर जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, जिसमें दो डिजीज़ का यहाँ पे जिक्र है, मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्ट्रियस ब्रेन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है ये इसने वायरसेस की शेप्स के हवाले से एक जनरल सा पैराग्राफ जो है ये आपकी बुक में इसने डिस्कस किया हुआ है, तो उनकी शेप्स जो है ये आपने देख लेनी है। जो क्लासिफिकेशन में आपको इनके नेम्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा वायरस जो है ये कौन सी वाली डिजीज़ कॉज करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जस्ट इसने शेप्स जो हैं वायरसेस की डिफरेंट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को शो किया है, ठीक है। अब बेटा पॉइंट्स जो एक दो हेड और टेल वाला यहाँ पे स्किप हुआ है बैक्टीरियोफेजेस से रिलेटेड टॉपिक में, जो है ये आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।